ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन एएसएपी गेम टाइम। तो आज आइए, हमारे साथ हैं वात्सल्य। वात्सल्य आईआईटी कानपुर से रिसर्च कर रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। इन्होंने हमारे यहाँ से प्रिपरेशन की है, एग्जाम्स क्रैक किए इन्होंने, सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ के भी, गेट के भी। तो ये आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आज। सबसे पहले वात्सल्य, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद जो सवाल होंगे वो हम पूछते हैं, आप बताइए। जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ और गेट के एग्जाम्स की। तो चलिए Okay, वात्सल्य sir. So, जी। my name is Vatsalya Gupta. I am from Bareilly, UP. So, I have prepared myself for CSIR Net and GATE through ASAP Camp Time, where I've studied from Ajay sir and Amit sir. And I have qualified GATE 2022 with the All India rank of 642. And this year also I've applied for GATE, but the result is yet to come. And I've also qualified CSIR Net with a rank of 75. I have also qualified IIT JAM and BHU MSc entrance as well. ओके। So currently I'm pursuing research in IIT Kanpur in polymer synthesis. ओके, ठीक है। तो वात्सल्य, सबसे पहले ये बताइए आपकी, मतलब मास्टर आपने किया तो आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि मुझे रिसर्च करना चाहिए या मुझे सीएसआईआर जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी चाहिए? इस तरह का मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? सबसे पहले यही बताइए आप। तो सर स्टार्टिंग तो काफी पीछे से हुआ था। मतलब सीएसआईआर से स्टार्टिंग नहीं हुआ था मोटिवेशन का स्टार्टिंग तो आईआईटी जैम के टाइम से ही हो गया था। तो 12th तक तो मैं काफी एवरेज स्टूडेंट था। तो मेरे केमिस्ट्री में 82 मार्क्स आए थे जो कि सबसे ज्यादा थे। और बाकी फिजिक्स में 40 थे, मैथ्स में 52 थे, इंग्लिश में 68 थे। तो वहीं से मैं समझ गया था कि मुझे किस फील्ड में आगे करना है। वहीं से मेरे को क्लियर हो गया था, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स तो मुझे लगा मैं फिर पास भी नहीं हो पाऊंगा आगे अगर मैथ्स में गया तो मैं फिर केमिस्ट्री से आगे बढ़ा। तो जैसे मेरी ओवरऑल परसेंटेज 73 थी 12th में। तो हम्म। आईआईटी के लिए तो क्राइटेरिया हुआ करता था उस टाइम जेई के लिए दैट यू मस्ट हैव टू बी यू शुड हैव 75% इन योर ओके। बोर्ड्स 12th। ओके। तो ओके। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैं पहले ही बाहर हो गया था। तो स्टिल अब मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन था, अगर मुझे केमिस्ट्री में साइंस में रहना है तो फिर मैं आई अल्टीमेटली एंड अप इनटू बीएससी। तो मैंने ओके। बीएससी ऑनर्स से स्टार्ट किया वहीं अपने टाउन के होम टाउन के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी ऑनर्स स्टार्ट किया। तो फिर सेकेंड ईयर तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि व्हाट एक्चुअली आईआईटी जैम इज। सो सेकेंड ईयर में जैसे मैं बीएससी में मेरे मार्क्स अच्छे आते थे केमिस्ट्री में, तो हम्म। टीचर्स ने मुझे बोला, वहाँ प्रोफेसर्स ने, कि तुम आईआईटी जैम की तैयारी करो। तो मुझे वहां पहली बार मुझे पता चला कि आईआईटी जैम क्या होता है। तो मैंने ओके। उनसे पूछा, मुझे सर बताइए कैसे क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे तो यहाँ नहीं होगा, अब तुम दिल्ली वगैरह चले जाओ, वहाँ पे कोचिंग्स हैं बहुत सारी, वहां से तैयारी कर सकते हो। ओके। तो दिल्ली में जो मेरे दोस्त थे, मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि मैं आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा देना, कैसे मुझे कोचिंग्स वगैरह, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था कि मतलब कौन सी कोचिंग है, कैसे पहुंचना है। तो मैंने कम्प्लीटली अपने दोस्तों पे मैंने रिलाई कर लिया कि वही मुझे लेके जाएंगे जहाँ लेके जाएंगे। और जैसे उन्होंने मुझे अपने रिसर्च उन्होंने किया कि कैसे जैसे 8 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके आसपास एरिया में। तो हमने कहा हम्म। ठीक है, सब में चलेंगे। ओके। तो फिर पहुंचे दिल्ली तो पता किया कोचिंग वगैरह के बारे में। तो ओके। फीस काफी ज्यादा थी, लगभग 30, उस टाइम 30-40 हजार रुपए फीस थी हम्म। आईआईटी एग्जाम की। प्लस लिविंग लिविंग एक्सपेंस तो बहुत हाई है दिल्ली का। ऑलमोस्ट हम्म। मुझे लगता है 1-1.5 लाख रुपए आ ही जाता अगर मैं रहता वहां पे। तो फिर मैंने देखा मैं अफोर्ड कर नहीं पाऊंगा, मतलब मेरी फैमिली अफोर्ड कर नहीं पाएगी। तो मैं वापस चला आया, तो फिर मैंने वो प्लान वहीं ड्रॉप कर दिया प्रिपरेशन का। तो मैं फिर अपना 12th की बुक्स पढ़ने लगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली सिलेबस का भी आइडिया नहीं था कि क्या सिलेबस होता है। तो मुझे ओके। लगा केमिस्ट्री है, तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से मैंने स्टार्ट किया, मैंने 12th की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया। और जो प्रदीप्स वगैरह की बुक्स थी तो मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया। तो उन दिनों मेरा एक दोस्त था जो दिल्ली की किसी कोचिंग से वो मटेरियल ले आया था, कोचिंग मटेरियल जो बुकलेट्स वगैरह होती हैं, तो वो ओके। ले आया था कहीं से। ओके। तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा हुआ। तो और उसमें गुड लक ये था कि उसने थोड़े दिन पढ़ा और फिर उसने छोड़ दिया, कि वो हाँ। अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस की तरफ चला गया। तो ओके। मैंने उससे वो सारी बुक्स ले ली, वो सारा कोचिंग का मटेरियल मैंने उससे ले लिया। तो फिर मुझे लगा कि तो फिर दोबारा एक होप जगी कि हाँ अब हो जाएगा। और मुझे लगा कि अरे दिल्ली का कोचिंग मटेरियल आ गया, अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो मैंने हम्म। फिर वही बुकलेट्स पढ़ना स्टार्ट की, और फिर मतलब पूरे साल मैंने सेल्फ स्टडी की। तो फिर हम्म। फाइनली मैंने आईआईटी एग्जाम दिया नेक्स्ट ईयर। तो बहुत अच्छा हम्म। रैंक तो नहीं आया मेरा, रैंक 1638 आया था। तो मुझे हम्म। आईआईटी तो नहीं मिला, एनआईटी मिला। तो हम्म। एनआईटी में मैं पहुंचा मास्टर्स के लिए।
वहीं पे फिर जैसे जैसे अब एनआईटी में आ गया हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मैंने स्विच किया है, तो काफी चीजों से एक्सपोजर हुआ, फिर पता चला गेट भी होता है, सीएसआईआर भी होता है। तो धीरे हम्म। धीरे स्टेप बाय स्टेप फिर करते चले गए, गेट की तरफ, गेट क्वालिफाई किया, सीएसआईआर क्वालिफाई किया, और हम्म। फाइनली अब अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में पहुंच गए। ओके, तो ठीक है। आईआईटी कानपुर में है, रिसर्च का इन्वायरमेंट कैसा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्योंकि काफी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि कौन सी आईआईटी ज्वाइन किया जाए, कौन सी आईआईएससी ज्वाइन की जाए, कहाँ जाया जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें या आईसर से करें। मतलब बेसिकली आपका आईआईटी कानपुर का एक्सपीरियंस कैसा है, काम कैसा है आपका, मतलब वहाँ का शेड्यूल कैसा है, थोड़ा बहुत इसके बारे में बताइए। तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में। डेफिनेटली। मतलब टॉप टॉप मोस्ट तो नहीं है, बट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, तो मतलब कुछ बात है। प्रॉपर हम्म। रिसर्च एनवायरनमेंट को बिल्कुल फुली एस्टेब्लिश्ड है। वन ऑफ ओके। द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट माना जाता है इंडिया में, तो रिसर्च एनवायरनमेंट तो फुली एस्टेब्लिश्ड है यहाँ पे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ओके। जो कल्चर है यहाँ का, रिसर्च का कल्चर, वो बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा हेक्टिक भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है। मतलब हम्म। अगर आप यहाँ पर हो तो आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा ऑल द टाइम ओके। रिसर्च में। ओके। और बाकी और इंस्टीट्यूट्स भी अच्छे हैं, आप आईआईसी वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं तो यहाँ हूँ, तो मैं यहाँ का कल्चर आपको बता सकता हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, तो मतलब आपकी प्रिपरेशन में जो सबसे ज्यादा हेल्प मिली है आपको, कहाँ कहाँ से मिली, मतलब क्या क्या चीजें रही जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प की पेपर को समझने में, क्वेश्चंस को समझने में, पहले इंपॉर्टेंट तो यही चीज है, पूरे एग्जाम्स को समझने में जो सबसे ज्यादा हेल्प जो मिली वो आपको कहाँ से मिली, कैसे, मतलब या तो आपका मेंटर कौन कौन रहा, या गाइडलाइंस आपको किसने किसने प्रोवाइड की यहाँ तक जाने के लिए, आईआईटीज तक जाने के लिए, उसके पीछे कौन कौन रहा, थोड़ा उसके बारे में भी बता दीजिएगा। तो जैसे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था अराउंड 2020 में या 2021 में, तो उस टाइम तो कोविड था, तो हम्म। कॉलेजेस वगैरह तो बंद रहते थे, तो हमारे पास पूरा दिन था पढ़ाई करने के लिए। तो पूरे दिन में हम यूट्यूब से पढ़ा करते थे, यूट्यूब पे देखते थे कौन कौन पढ़ा रहा है, कैसे कैसे पढ़ा रहा है। तो स्टार्टिंग तो यूट्यूब से ही हुई थी हमारी इसकी तैयारी की। तो फिर हम्म। धीरे धीरे मैं सर्च किया, तो फिर अलग अलग टीचर से पढ़ा। फिर आपके सेशंस देखे मैंने, जो रिवीजन सेशंस जो एग्जाम से पहले आपने लिए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस। तो फिर हम्म। वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल मुझे लगे, और मतलब एकदम से ही पूरा चेंज हो गया मेरा पर्सपेक्टिव जब मैंने आपके हम्म। सेशन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया। तो उसके बाद ओके। मुझे बिल्कुल कंप्लीटली श्योर हो गया था कि मुझे कैंप टाइम ही ज्वाइन करना है। और फिर ओके। तुरंत मैंने एग्जाम के बाद मैंने आपसे कांटेक्ट किया, फिर मैंने ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट, और फिर हो गया मेरा नेक्स्ट टाइम में सीएस है। तो गेम टाइम में बाकी टॉपिक्स को लेके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब बाकी इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में, स्पेशली अगर हम कंटेंट की बात करें, तो गेम टाइम का कंटेंट या बाकी इंस्टीट्यूट का कंटेंट कैसा रहा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अनदर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल्स भी आपने देखे थे, तो बेसिकली कंटेंट का हाँ, डिफरेंस क्या रहा ये बताइएगा थोड़ा। कंटेंट का मुझे, वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, कंटेंट बिल्कुल अप टू द मार्क है। ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कुछ लोग मतलब जबरदस्ती अपना प्रूव करने के लिए बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज जो बनाते हैं एकदम ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टेस्ट सीरीज जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं एग्जाम से, वो बना देते हैं। या फिर मतलब कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो ठीक है, चला दिया, टेस्ट सीरीज चल रही है तो चल रही है, रिवीजन चल रहा है तो चल रहा है, कंटेंट भी ठीक ठाक ऐसे ही है, क्लेडन से पढ़ रहा है, कोई किसी बुक से हो गया, एनसीईआरटी से चल रहा है। लेकिन कैंप हम्म। टाइम से मतलब ऑलमोस्ट, चाहे वो क्लासेस हो, रेगुलर क्लासेस मैंने ली थी, या वो प्रैक्टिस सेशन हो, या टेस्ट सीरीज, स्पेशली टेस्ट सीरीज वाज लाइफ चेंजिंग फॉर मी। कैंप टाइम ओके। टेस्ट सीरीज वाज एग्जैक्टली अप टू द मार्क। ओके, बाकी फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे कैसा रहा, मतलब आपका। नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री, हाँ सर, मैंने ओवरऑल ही बताया है बस, लेकिन फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने अमित सर से पढ़ी, आपसे मैं ऑर्गेनोमेटिक्स वगैरह पढ़ा है। हम्म। बिल्कुल, मुझे लगा कि ठीक है, एकदम अप टू द मार्क मेरी प्रिपरेशन हो गई, तो मुझे एग्जाम से पहले ही कॉन्फिडेंस आ गया था कि इस बार मेरा हो जाएगा। मुझे वो अंदर से फील आने लगा था कि हाँ, इस बार मतलब कंटेंट एकदम मेरे पास बेस्ट है जो मैंने कंज्यूम किया है, और इस बार तो प्रॉपर हो ही जाएगा मेरा, और फिर ओके। इवेंचुअली हो ही गया उसी बार। नहीं, वो हम लोगों को पता था कि आपका हो जाएगा, क्योंकि मेरी एग्जाम से पहले बात हुई थी आपसे, तो मुझे आइडिया था कि आप एग्जाम में हाँ सर। बैठिए, पहले एग्जाम के पहले थोड़ा बहुत घबराहट होती है कि होगा कि नहीं होगा, बट बेसिकली टीचर्स को आइडिया लग चुका रहता है कि हाँ नहीं, सर। इनका बच्चा कर ले जाएगा, या कभी कभार ही एक दो मार्क्स से इधर उधर रह जाता है बच्चा, तो रह जाता है। हाँ, तो मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन
आपको कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स आई? जैसे एक रहता है ना बच्चे का, ये सेक्शन वीक है, इसके लिए ज्यादा एफर्ट लगाना है, किसी का ऑर्गेनिक वीक है, किसी का फिजिकल का कुछ वीक है, किसी का इनऑर्गेनिक का कुछ वीक है। मतलब आपका कोई सेक्शन ऐसा रहा जो वीक रहा हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन, या आप उसे ड्यूरिंग मतलब, प्रिपरेशन। हाँ जब आप एग्जाम के पहले ऐसा कुछ लगा कि मतलब हाँ इसके लिए ज्यादा एफर्ट देना है, या उसे क्रैक करने के लिए, या उसे पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? ऐसे कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक बताइए जो आपको टफ लगी हो और उसे आपने हैंडल किया हो, और उसके क्वेश्चंस आपने एग्जाम में सॉल्व किया हो, उसे हैंडल कैसे किया? तो हम्म तो ओवरऑल तीनों में से, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में से, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो ऑर्गेनिक में आती थी, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है एज कम्पेयर टू फिजिकल ऑर्गेनिक। ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल फोर टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी होती है, जो कि हमारी आदत में था नहीं ऑर्गेनिक को प्रैक्टिस करना, तो हम बस ऐसे ही करते जा रहे थे। तो ऑर्गेनिक में मुझे काफी दिक्कत आती थी मतलब कैंप टाइम ज्वाइन करने से पहले। तो फिर मीन्स ऑर्गेनिक, मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर ऑर्गेनिक आपको ग्रिप करना है तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बेसिकली जीओसी और स्टीरियोकेमिस्ट्री। बिकॉज अगर आप नोटिस करें, अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें स्टीरियोकेमिस्ट्री ही है ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में। आपको अगर डेफिनेटली। मैकेनिज्म भी पता है, रिएजेंट्स भी पता है, स्टिल यू विल स्टक इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री एट द लास्ट। तो यस। आप स्टीरियोकेमिस्ट्री से बच नहीं सकते, तो आपको फाउंडेशन अपने बहुत स्ट्रांग बनाने हैं ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। प्लस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ओके। क्लेडन आप फॉलो कर सकते हैं, क्लेडन बहुत अच्छी बुक है, क्लेडन से आप हम्म। पढ़िए। और उसके अलावा आप कैरेथोर्स पढ़ सकते हैं। मतलब मैं ये रिकमेंड करूंगा, आप कैरेथोर्स ना पढ़ें, पहले क्लेडन पढ़ें। पहले तो आप कोचिंग के नोट्स अपने फॉलो करें, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं। सर आपसे पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपने नोट्स का कवर करें, असाइनमेंट्स दें, टेस्ट दें। फिर उसके बाद पैरेलली आप थोड़ा थोड़ा बुक्स भी देखते रहें। ओके। तो नहीं ऑर्गेनिक में बिल्कुल। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी, तो फिर मैंने ऐसे ही फिर किया ऑर्गेनिक को। ओके। तो मतलब मेथड कौन सा अडॉप्ट किया आपने? मतलब मेथड इन द सेंस कि कुछ लोग होते हैं जो पीवाईक्यूज ही सॉल्व करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो क्लास नोट्स के ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं यूट्यूब से ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, या तो मतलब आपका मेथड कैसा था? जैसे थियरी करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपने क्या अडॉप्ट किया? थियरी के साथ क्वेश्चन सॉल्व किया, या क्वेश्चन सॉल्व करके थियरी के ऊपर फोकस किया, क्या किया? मतलब क्या अडॉप्ट किया जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहा? ऐसा अगर आप बताएंगे तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ओके सर। करें क्या ना करें। तो मतलब आपको क्या लगा कि ये करें तो, या उससे आपको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, क्या किया आपने? So method of study depends on what you are studying. If you are studying physical chemistry, organic chemistry, or inorganic chemistry, so I will start with inorganic chemistry. For inorganic chemistry, you have to follow notes blindly. Means आप कितना भी बुक्स पढ़ लें, लेकिन अल्टीमेटली आपको नोट्स पर आना ही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदाउट नोट्स नहीं चलेगा। और हम्म। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में आपको डायरेक्टली आपके नोट्स से मिल भी जाएंगे। एंड आई होप नो वन is having that pathetic notes that nothing is coming out of their notes in the exam. So सबके पास ही ऑलमोस्ट अच्छे नोट्स हैं इनऑर्गेनिक के। तो इनऑर्गेनिक में आप नोट्स अच्छे से पढ़िए, नोट्स को रिवाइज करते रहिए बार बार, और टेस्ट देते रहिए। टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है तीनों सेक्शंस के लिए। फिजिकल में फिजिकल में फॉर्मूला और कैलकुलेशंस। फॉर्मूला आपको एकदम याद रहना चाहिए, आपको बार बार उसको लिख के देखना है फॉर्मूला को। और कैलकुलेशंस आपको करते रहना, कैलकुलेशंस में आपको छोड़ना नहीं बीच से। अगर आपको फॉर्मूला आ गया, आपने कोई क्वेश्चन देखा और आप केवल फॉर्मूला लगा कि ठीक है इस फॉर्मूले से हो जाएगा, तो एग्जाम में वो उस फॉर्मूले से नहीं होगा। जब आप कर रहे हैं फिजिकल में क्वेश्चंस प्रैक्टिस, तो आपको एंड आंसर तक आना है कैलकुलेशन करते टाइम, ताकि एग्जाम में आप कहीं भी मिस ना करें। जैसे यूनिट कन्वर्जन में आप मिस कर जाते हैं, या कहीं ना कहीं आप प्लस माइनस में मिस कर गए, या फिर आप डेसिमल में मिस कर गए, जो कि मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मैं डेसिमल में बहुत ज्यादा मैसअप करता था। ओके। तो फिजिकल में ये है कि आपको फॉर्मूले पे ग्रिप होनी चाहिए, और आपको जो है कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैंने पहले भी बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके फाउंडेशन जीओसी स्टीरियो आपको करना ही करना है एनी हाउ। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बुक्स फॉलो करनी चाहिए, जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको। एटलीस्ट आपको क्लेडन तो एटलीस्ट करनी ही करनी चाहिए ओके। जितना बार। और ऐसा नहीं एक बार आपने क्लेडन पढ़ लिया तो वो खत्म हो गया। आपको हम्म। एक ही बुक को पढ़ते रहना है, क्योंकि आप ऐसा नहीं आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको पूरी क्लेडन याद हो जाएगी। सही तो बात है। आपको टाइम टू टाइम उसको थॉरो रिविजन करते रहना है। और टेस्ट बहुत ओके। इंपॉर्टेंट है। सो सो
शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं एग्जाम से पहले, जैसे ओके। मैंने किया था, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी सारी प्रिपरेशन एक तरफ है और आपके शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज एक तरफ है। जो भी आप अपने सारी तैयारी कर रहे हैं, आपको शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज से ही आपका सक्सेस है सारा। जैसे मैंने डेफिनेटली। शॉर्ट नोट्स बनाए थे एग्जाम टाइम में, हर चैप्टर के ऑलमोस्ट जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, मैंने सबके शॉर्ट नोट्स मेरे पास थे, और एग्जाम टाइम से पहले मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ता था और टेस्ट देता था। उसके अलावा ओके। मैंने कुछ भी कोई बुक्स नहीं पढ़ी एग्जाम टाइम से पहले, और कोई वो नहीं किया। हाँ, पीवाईक्यूज मैंने प्रिपरेशन के टाइम कर रखे थे, तो जो पीवाईक्यूज आपको करने हैं वो प्रिपरेशन के टाइम ही करते रहने पैरेलली साथ साथ। पीवाईक्यूज और असाइनमेंट्स जो भी आपको मिल रहे हैं, वो आपको टाइम टू टाइम पैरेलली चैप्टर्स के साथ ही करने हैं। और ओके। टेस्ट जो यूनिट टेस्ट जो है, लेकिन लास्ट टाइम पे आपको इन चीजों में नहीं फंसना है, पीवाईक्यूज वगैरह में नहीं फंसना है, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया वो आ गया, आपको बस उससे एक आइडिया लेना है कि ओके। क्या कॉन्सेप्ट था, उस क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ जाना है। तो ओके। लास्ट टाइम पे, और टेस्ट सीरीज भी आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे टेस्ट आपने दिया, तो टेस्ट देने के बाद उसको छोड़ नहीं देना है। जो ओके। क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए, जो मैंने पर्सनली किया था और काफी बेनिफिशियल रहा मेरे लिए, तो मैंने हम्म। एक अलग से एक सेपरेट नोटबुक बना ली थी टेस्ट हम्म। सीरीज के लिए। तो मैं टेस्ट में मुझे जो भी क्वेश्चन नहीं होते थे, तो हम्म। मैं उनको अलग कॉपी में लिख लेता था, उन क्वेश्चंस को और चारों ऑप्शंस को। और फिर टेस्ट के बाद में उनके सॉल्यूशंस देख के, वीडियो सॉल्यूशंस या जो भी सॉल्यूशंस है, पीडीएफ सॉल्यूशंस देख के, हम्म। उनको वहीं पे मैंने नोट कर लिया, ताकि ओके। अगले टेस्ट में वो गलती मुझसे दोबारा ना हो। क्योंकि जो इजी डेफिनेटली। क्वेश्चंस आएंगे, इजी क्वेश्चंस तो आपने टेस्ट में कर दिए, वो तो अगर मेन एग्जाम में आएंगे तब भी आप कर देंगे। इन्हीं क्वेश्चंस में आप अटक गए, तो इन्हीं क्वेश्चंस को आपको फेस करना है एग्जाम में भी। तो अगर एग्जैक्ट। इन क्वेश्चन से आप पार पा गए, तो फिर आप कर जाएंगे। तो लास्ट टाइम पे जो क्रूशियल टाइम होता है, उसमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज, और आपकी टेस्ट सीरीज वाली कॉपी, उनमें ओके। आपको क्वेश्चंस लगातार प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि जो मेन एग्जाम में उसमें क्वेश्चन ही आएंगे, थ्योरी नहीं पूछी जाएगी उसमें, ना बिल्कुल कोई बिल्कुल। फॉर्मूला पूछा जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो क्वेश्चंस पे ही आपकी ग्रिप होनी चाहिए, तो वो टेस्ट के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा लास्ट टाइम पे सिर्फ शॉर्ट नोट्स और आपकी टेस्ट सीरीज वाली कॉपी, बस उतना ही कर हम्म। लीजिए, सफिशिएंट है। मतलब आपकी प्रिपरेशन में शॉर्ट नोट्स ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हाँ, शॉर्ट नोट्स और ज्यादातर। टेस्ट सीरीज भी। बिल्कुल। ज्यादातर बच्चों के अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि वो शॉर्ट नोट्स बनाते ही नहीं है। ठीक है। अब बेसिकली तो हर एक टॉपिक की एक शॉर्ट नोट्स आपकी होनी ही चाहिए, और जितनी भी स्ट्रांग प्रिपरेशन करनी है वो उसमें नहीं आप चाहिए। ट्राई करिए कि आपका एग्जाम के टाइम में एक ही रजिस्टर में पूरी केमिस्ट्री हो। ये जिसने बांध लिया हम्म। उसके लिए सक्सेस बहुत आसान होती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो जाए, जो भी केमिस्ट्री से आपको देना है। टेस्ट सीरीज हम्म। से तो डेफिनेटली, टेस्ट सीरीज से आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप कौन से कॉन्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उस कॉन्सेप्ट का आप रिवीजन करिए। हम बिल्कुल, ये इतनी हम्म। तो हेल्प रहेंगी। अब जैसे इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए कोई एडवाइस कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, या लास्ट मोमेंट की कोई एडवाइस, बिफोर 15 डेज ऑफ एग्जाम, बिफोर 13 डेज ऑफ एग्जाम, ऐसी कोई एडवाइस? घबराहट होती है लोगों को कि अरे क्या आ गया, कैसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसी सिचुएशन तो डेफिनेटली आपके साथ आई होंगी, आपने हाँ, उसे कैसे? आती है, सबके साथ ही आती है। नहीं, हाँ। जैसे वैसे तो लास्ट टाइम पे आपको सबसे पहले तो जो भी आपने ट्रेनिंग ली है, जो भी आपने अब तक पढ़ा है, उस पर आपको थोड़ा भरोसा करना है कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है, उस पर भरोसा करना है। कंटिन्यूअसली आपको टेस्ट देना है, और अपने रिवीजन रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है लास्ट टाइम पे। लास्ट टाइम ओके। पे कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है। और हम्म। स्पेसिफिकली अगर आप अच्छा रैंक करना चाहते हैं इन एग्जाम्स में, गेट में या सीएसआईआर में, तो इनिशियल स्टेज में जब आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसी टाइम आपको ये माइंड में मेकअप करना है कि आपको मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको 100% सिलेबस नहीं करना है, लेकिन मोस्ट ओके। ऑफ द सिलेबस आपको कंप्लीट करना ही करना है। ऐसा नहीं, वो टाइम नहीं रहा कि आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 10-12 चैप्टर करके चले गए और आपका हो गया। अब वैसा पैटर्न रहा नहीं एग्जाम्स का, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो जी। आपको ऑलमोस्ट छोटे छोटे टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो मिस कर देते हैं, उनसे बहुत ज्यादा वेटेज आता है। जैसे इस बार जो मैंने ऑब्जर्व किया, मतलब जो बड़े बड़े चैप्टर्स थे उनसे क्वेश्चंस ही नहीं थे, एक या दो क्वेश्चंस, और उनसे ज्यादा वेटेज छोटे चैप्टर्स का था, जैसे ईएसआर, पॉलीमर, सरफेस। इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है छोटे चैप्टर्स पे, एज कम्पेयर टू बड़े चैप्टर्स, क्योंकि बड़े ओके। चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑलमोस्ट सभी लोग कर ही देंगे, और जो आपसे नहीं होने होंगे वो फिर किसी से नहीं होंगे। सही लेकिन बात आपको है। आपको जो प्रोग्रेस मिलेगी वो इन्हीं छोटे चैप्टर से मिलेगी, प्लस शॉर्ट नोट्स और रिवीजन। और शॉर्ट नोट्स, एक तो वो चैप्टर वैसे ही बहुत शॉर्ट है, ऊपर से आपने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट अप हो जाएगा कि आपको आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ गए।
और एग्जाम में सही बात है। पक्का पक्का आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप कर जाएंगे। तो लास्ट टाइम पे यही एडवाइस है, शॉर्ट नोट्स पढ़िए, रिवाइज करिए, टेस्ट देते रहिए, इंप्रूव करते रहिए। और टेस्ट के मार्क्स से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि टेस्ट के हम्म। मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स नहीं है, आपके फाइनल मार्क्स जो एग्जैक्टली। एग्जाम में आएंगे वो फाइनल मार्क्स हैं। तो एग्जैक्टली। उस चीज को आपने ध्यान रखना है। हाँ, नहीं हाँ ये बात तो है। टेस्ट के मार्क्स, टेस्ट तो बस आपको सीखने के लिए होते हैं कि आपने कितना सीखा है और आपको आपके लिए क्या सीखना बाकी है। मतलब बेसिकली टेस्ट के हाँ मार्क्स से डिमोटिवेट तो किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए। टेस्ट सारे देने चाहिए, और टेस्ट सीरियस होके ही देने चाहिए, बिल्कुल वैसा इन्वायरमेंट बना के हाँ। जैसा एग्जाम में इन्वायरमेंट आपके लिए होता है। अगर उस इन्वायरमेंट को जल्दी आप अडॉप्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम के टाइम में हॉट सीट पे प्रेशर को हैंडल करना बहुत आसान रहेगा। बहुत आसान रहेगा हाँ, तो सर। थोड़ा सा हॉट सीट का जो एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग एग्जाम वो भी शेयर करिएगा। कैसा महसूस हुआ था, कि क्या मतलब क्या नहीं होना चाहिए आपके साथ, या आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे आपसे गलतियां हुई, और क्या नहीं हुआ जिससे आपको फायदा हुआ, कुछ इस तरह का कुछ रहा होगा जरूर डेफिनेटली। कुछ क्वेश्चन गलत हुए होंगे हाँ डेफिनेटली, और उसमें माइंड का कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो मतलब क्या रखना चाहिए, किस तरह से पेशेंस रखना चाहिए, या कैसे मैनेज करने चाहिए उस पूरे 3 आवर्स को, कि आपसे गलतियां कम हो, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। या पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, स्पेशली जब CSIR के हाँ। बारे में तो बात करें तो। सर, तो पेपर अटेम्प्ट करना भी अपने आप में एक स्किल है, जो कि आपको टाइम के साथ तो आ ही जाएगा, लेकिन आपको फिर भी अपने एंड से रेडी रहना है उसके लिए। हाँ तो हाँ। जो भी मेरे एग्जाम क्वालिफाई हुए, ये कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया हो। तो हम्म मैंने गलतियां भी करी हैं, और मेरे पेपर नहीं भी क्वालिफाई हुए तो नेक्स्ट टाइम में क्वालिफाई हुए हैं। तो जो गलतियां मैंने करी, सबसे पहले आपको ओवर अटेम्प्टिंग से बचना है। ओके। आप ओवर अटेम्प्ट ना करें। जैसे लास्ट टाइम जब मैंने CSIR दिया था, तो मैंने ओवर अटेम्प्ट कर दिया था, ये सोच के कि जितने ज्यादा क्वेश्चन करूंगा, अगर नेगेटिव हो भी गए तब भी अल्टीमेटली पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसा नहीं होता है, अल्टीमेटली नेगेटिव ही हो जाता है अगर आप हम्म एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हम्म। मैंने ऐसे 130 140 140 मार्क्स तक मैंने अटेम्प्ट कर दिया था। अगर मुझे डाउट भी था क्वेश्चन में, फिर भी मैंने अटेम्प्ट कर दिया था। तो फिर ओके। अल्टीमेटली जब मेरे मार्क्स आए तो वो 74 75 ही रह गए। तो मुझे लगा ये क्या हो गया। तो सबसे बड़ा लेसन ये है कि आपको ओवर अटेम्प्टिंग नहीं करनी है। और जब आप एग्जाम में हैं, जैसे आप CSIR का एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे हम्म। पहले आपको पूरे पेपर से गो थ्रू होना है, और उन क्वेश्चंस को करते चले जाना है जो जिनमें आप 100% श्योर है कि इसका ओके। यही आंसर 100% गलत है ही नहीं। सबसे पहले आप उनको करते चले जाइए। जिन क्वेश्चंस में आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, या यहाँ पे मुझे दो ऑप्शंस में डाउट है, ये बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम मुझे आता था कि दो ऑप्शंस तो ठीक है, एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से एक सही होगा। तो उसको हम्म। आपने तुरंत अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको आप एग्जैक्टली। तुरंत छोड़ दें, वहीं के वहीं छोड़ दें, मार्क फॉर रिव्यू कर दें या छोड़ दें। और ओके। जब आपने वो क्वेश्चंस कर लिए जो जिन पे आप 100% कॉन्फिडेंट हैं, हम्म। उसके बाद आप सेकंड टाइम में आइए और हाँ अपने उन हाँ। क्वेश्चंस को देखिए जिनमें आपने मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है, जिनमें ओके। कैलकुलेशन लंबा है। जैसे आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशन लंबा है लेकिन आपको आता है, तो आप एग्जैक्टली। फटाफट से उसके कैलकुलेशन पे लग जाइए और उसको सही अटेम्प्ट बात करके है। आगे बढ़िए। जिन क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि अब मुझे दो ऑप्शंस में डाउट हो रहा है, तो उन क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि पेपर CSIR का पेपर आपको पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगा। ऐसे सही हवा की बात तरह है। खत्म हो जाते हैं 3 घंटे, पता भी नहीं चलते CSIR के एग्जाम में। तो बिल्कुल। आपको बहुत ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे स्पेंड नहीं करना है। अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है कि नहीं मुझे करना ही करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसकी जगह, क्योंकि CSIR में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन छोड़ भी देंगे, उसकी हाँ जगह तो कोई आप कोई फर्क। और सा अटेम्प्ट कर लीजिए। डेफिनेटली। हाँ। सही बात तो और गेट के एग्जाम की रही बात, गेट के एग्जाम की, तो गेट के एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, तो है। आपको उसमें थोड़ा सा अटेम्प्ट तो प्रॉपरली करना होता है। लेकिन जब आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे जिनमें आपको 100% कॉन्फिडेंट है, तब आप देखिए आप कट ऑफ पार कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। कट ऑफ, क्योंकि रैंक लाना सेकेंडरी चीज है, पहली चीज है क्वालिफाई करना। कट ऑफ तक एग्जैक्टली। पहुंचना आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो बिल्कुल। स्टार्टिंग में आप पहले उन क्वेश्चंस को कर लीजिए, फिर उसके बाद देखिए अगर आप कट ऑफ से ऊपर पहुंच गए हैं, जैसे आपने 35 40 नंबर कर दिए हैं, तब आप ज्यादा लालच में ना आए। मैं यही सजेस्ट हम्म। करूंगा कि आप ओवर अटेम्प्ट कर दें पॉजिटिव के चक्कर में, तो वो अल्टीमेटली आप नीचे चले जाएंगे फिर। और अगर आप कट ऑफ से भी नहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हैं या आसपास करीब हैं, तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा उस इन 3 घंटे में। थोड़ा सा ओके। रिस्क लेके आप थोड़ा सा सोचिए उन क्वेश्चंस पे। और गेट के एग्जाम में जनरली टाइम का प्रॉब्लम इतना नहीं आता जितना CSIR के एग्जाम में सही आता सही। है। गेट के एग्जाम में आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है तीनों सेक्शन अटेम्प्ट करने के लिए, तो वहां पे आप एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे सकते हैं। कंपैरेटिवली CSIR का एग्जाम थोड़ा सा
टाइम मैनेजमेंट एग्जाम है बेसिकली। उसमें जो स्ट्रेटेजी है वो टाइम मैनेजमेंट की है, और गेट में जो बिल्कुल। स्ट्रेटेजी है वो एक्यूरेसी की है। वैसे एक्यूरेसी हम्म, तो दोनों में चाहिए, लेकिन बिल्कुल। सीएसआर में आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा प्रॉपरली करना है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो डेफिनेटली। ये हाँ, तो है। तो यही अच्छा। मेरी एडवाइस है, आप ओवर अटेम्प्ट ना करें। हाँ, आपने जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे CSIR में, या तो फिर गेट के पार्ट ए सेक्शंस के सॉल्व किए थे? आपकी आपने उसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन की थी या नहीं? तो सीएसआई एप्टीट्यूड के लिए स्टार्टिंग से तो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, लेकिन लास्ट के टाइम में जब लास्ट 1 मंथ रह गया था, तो मैंने हाँ, ये अमित सर के सेशंस देख लिए थे यूट्यूब पे, उन्होंने सेशन चलाए हुए थे एग्जैक्ट। एप्टीट्यूड के सेशंस। तो मैंने सिर्फ हाँ, उतना ही सेशन कर लिया था जितना हाँ, कैंप टाइम के चैनल पे था। तो हाँ, मुझे लगता है हाँ, उतना ही सफिशिएंट था, और उसमें से क्वेश्चंस आ भी गए थे, डायरेक्टली क्वेश्चंस आ गए थे उनमें से। तो एग्जैक्टली। वो क्वेश्चंस तो मैंने अपने आप खटाखट टिक करते चला गया मैं, जो क्वेश्चंस हाँ, आ रहे थे उसमें से। और लास्ट टाइम पे एप्टीट्यूड के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको अलग से कोई बुक नहीं लेनी है उसके लिए, कि आप पता चला आप एसएससी की कोई किताब लेके आओ उसमें रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हाँ। आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है, केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है, एप्टीट्यूड पे भी फोकस करना है, लेकिन केमिस्ट्री आपका प्राइमरी है। ओके। एप्टीट्यूड के लिए मैंने सेशंस देखे थे, तो आप भी ऐसे ही कैंप टाइम के सेशंस देख सकते हैं जो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, या फिर आप कहीं से भी आप यूट्यूब के सेशंस देखिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो टेस्ट में क्वेश्चन एप्टीट्यूड के आ रहे हैं उन्हीं को करते चले जाइए। तो बिल्कुल। एप्टीट्यूड में आपको ऑलमोस्ट 50% एप्टीट्यूड आप कर लेंगे, सीएसआर में भी और गेट में भी। नहीं, ये तो सही है। चलिए, अच्छा लगा, मतलब आपका ये एक्सपीरियंस काफी बच्चों को प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा। जो भी कंफ्यूजन थैंक यू रहता सर। है इन लोगों को, आई होप मैंने मोस्ट ऑफ चीजों को कवर ही कर लिया और आपने बता भी दिया है। अल्टीमेटली आगे चल के यस क्या सर। गोल है रिसर्च में? आगे जाके PDF करना है, इंडिया से करना है, फॉरेन से करना है, या आफ्टर PhD असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लेके आराम कर लेना है? क्या टारगेट है आगे चल के? रिसर्च में टिक जाना है या नहीं तो नहीं, क्या करना है? फिलहाल तो रिसर्च तो करना ही मुझे, मतलब मेरा लॉन्ग टर्म जो है वो मुझे साइंस से केमिस्ट्री से जुड़े रहना है। अब वो ओके। रिसर्च, अब मुझे रिसर्च तो करना ही है सबसे पहले, पीएचडी करना है, फिर पोस्ट डॉक करना है। अगर फॉरेन में मिलेगा तो बहुत बेहतर है, वैसे मेरी प्रेफरेंस फॉरेन है, और जहां तक है मैं अप्लाई करूंगा। पोस्ट डॉक करके फिर मैं ट्राई करूंगा, आई वुड लाइक टू बी प्रोफेसर इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटीज और आइजर्स और सम रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अभी तक तो लॉन्ग टर्म यही एम है मेरा, प्रोफेसर की तरफ। और बाकी पैरेलली मैं और भी अपॉर्चुनिटीज देखता रहूंगा अगर कोई आती है तो। लेकिन अभी फिलहाल टाइम बिंग मेरा यही एम है कि रिसर्च ओके। करना है, पोस्ट डॉक करना है, और फिर आईआईटीज वगैरह में कहीं भी प्रोफेसर वगैरह बनना है। ओके, चलिए, अच्छा है वात्सल्य। आ, आगे चल के आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका थैंक यू सर। एक्सपीरियंस काफी काम देगा। ठीक है। ओके। टेक केयर। बाय थैंक यू बाय। सर। थैंक यू सर। बाय बाय। ओके सर। ओके। बाय सर।